अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त लोग, आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे अक्सर याद कराते रहते हैं कि आप ये ज़रूर कहा करें कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया कि हमारी असल में ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हुई हुई। जिस तरह आजकल के लोग तो कर लेते हैं, अब हम थोड़े से ज़रा पुरानी जनरेशन के लोग हैं, तो इसलिए वो उस तरह याद नहीं रहता। तो फिर भी मैं आज लोगों की फ़रमाइश के ऊपर 1-2 कमेंट्स आज भी आए जिनमें कहा गया कि आप ये कहा करें। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ कि आप वीडियोज़ को अगर अच्छा समझते हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा काम तो ये देखें, मेरा काम तो ये है कि मैं कंटेंट के ऊपर फ़ोकस करूँ। उसका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप लोगों का काम ये है कि अगर आप इसको अच्छा समझते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, तो फिर उसको आप थोड़ा-सा स्प्रेड कर दें, 1-2 लोगों तक पहुँचा दें उसको, और ताकि लोग जो हैं इसमें ज़ाहिर है कि एक जो बेसिक नुकता तो यही होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो उसकी जो बेहतरीन जो शक्ल है वो ये है कि आप इब्लाग का एक सिलसिला करते हुए उसको लोगों तक, दोस्तों तक पहुँचा दिया करें। उनसे कहा करें कि सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें। तो जितनी दूर तक पैगाम जाएगा, एक पब्लिक ओपिनियन मेकिंग जो है, उसमें हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप दुआएँ भी करते हैं, याद भी रखते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप यकीन करेंगे, मैं आपको ये सिर्फ़ लफ़ाज़ी नहीं कह रहा हूँ। मैं अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आप जैसे जो दोस्त हैं, वो हमें अता किए हुए हैं। कुछ हमारे हमसाया मुल्क के भी दोस्त हैं, वो भी हमें देखते हैं। उनसे भी गुज़ारिश ये है कि वो भी दुआ किया करें। अच्छे कमेंट्स कर लिया करेंगे तो उसके एक पॉज़िटिव डिस्कोर्स में मदद मिलती है। ये हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारी तारीफ़ें करेंगे, ना ही वो हमसे एक्सपेक्ट करें। ज़ाहिर है हमारी एक हिस्ट्री है, सब कुछ है। लेकिन सिविलाइज़्ड लोगों की तरह, डिसेंट लोगों की तरह इंटरैक्शन हो सकता है, डिस्कोर्स ज़रूर हो सकता है, और यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने हमसाया मुल्क से अच्छे लोगों को लेके उनसे बातचीत की जाए, उनकी बात सुनी जाए। और कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से भी कहते हैं जी कि आप उनको अपना प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि वो अपनी बात आके कर लेते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखें, हमें एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उससे एग्री करें या ना करें, मैं भी कई दफ़ा नहीं करता हूँ। लेकिन जो एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स है, उसका तकाज़ा ये है कि आप उसको सुनते ज़रूर हैं और रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। हर एक का आर्गुमेंट है, उसको सुनना चाहिए। तो इसलिए मेरे जो इंडियन दोस्त हैं, उनसे भी गुज़ारिश है कि वो भी उस डिस्कोर्स का हिस्सा बना करें, पॉज़िटिव कमेंट्स करें। जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो तो ठीक है, उनको तो मुझे पता है, वो उनकी तो ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन जो दूसरे दोस्त हैं, वो एक पॉज़िटिव डिस्कोर्स में हमारी मदद करें और एक-दूसरे के साथ राब्ता रखें, एक-दूसरे के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको रिस्पेक्टफुली एक्सचेंज करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं जी, जो आज हमारी जो वीडियो उसका टॉपिक है, और वो है कि अफ़गानिस्तान में लोग तो बड़े परेशान थे कि वहाँ पे इस्लामिक एमिरेट बन रही है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि वो एमिरेट नहीं, वो किंगडम बन रही है। बादशाहत का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है वहाँ पे। है ना अजीब बात? बहुत बहुत ही अजीब बात। क्योंकि जब मैंने ये सुना, तो मैंने भी नहीं यकीन किया, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, और ज़ाहिर है कि किसी जगह पे खबर भी उस तरह नहीं आई थी। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जब ये पता चला कि जनाब वहाँ पे फ़ैसला कर लिया गया है कि वहाँ पे बादशाहत होगी, किंग ज़ाहिर शाह जो हैं, उनके ज़माने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़ाहिर है कि वो किंग का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा तफ़सीली लिहाज़ से ये ज़रा बता दूँ। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो ये एक जो हिस्ट्री है, वो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि अफ़गानिस्तान में अभी तक 8 कॉन्स्टिट्यूशंस पिछले 100 साल में बन चुके हुए हैं, 8। तो उसकी मुख़्तलिफ़ ज़ाहिर है कि वजूहात हैं, मुख़्तलिफ़ चीज़ें उसमें आपको सामने आती हैं, अगर आप उनका पढ़ते हैं। अभी जो लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2004 में बनाया गया था, और वो याद है कि जब ये जो 9/11 हुआ था उसके बाद की जो हामिद कारज़ई वग़ैरह की गवर्नमेंट थी,
اس میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو نظام نامہ کہا جاتا تھا, یہ 1000 ڈیلیگیٹس نے اس کو اپروو کیا تھا, اور یہ 1924 میں یہ اپروو ہوا تھا, اور یہ پہلا باقاعدہ کانسٹیٹیوشن جو تھا نظام نامہ کے نام پہ یہ بنایا گیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نادر شاہ کی حکومت آئی اس کے 7 سال کے بعد, اور نادر شاہ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس نے بھی بنایا, وہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا, اور اس میں جو بیسک پرنسپل تھے وہ اسلامک گورنمنٹ کے تھے, اور یہ تقریباً 110 آرٹیکلز پہ مشتمل تھا. اور یہ جو آرٹیکلز تھے ان کے جو میجورٹی تھی وہ اسلامک تھی, اور بیسک جو روح تھی اس کی کانسٹیٹیوشن کی وہ بھی اسلامک ہی تھی. اگلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ظاہر شاہ کے رین میں آیا, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کنگ تھے, اور یہ 1964 میں آیا. اس کے 11 چیپٹرز تھے اور 128 آرٹیکلز تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ داؤد آئے, اور پریزیڈنٹ داؤد کا تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی ان کو ملا ہوں, اور میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. بڑی اچھی سی پرسنالٹی تھی ان کی. ان کی جو تھی گورنمنٹ اس میں یہ 1973 میں ان کا یہ کانسٹیٹیوشن جو تھی, یہ گورنمنٹ آئی, اور انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں 13 چیپٹرز تھے اور 136 آرٹیکلز تھے. یعنی جو بھی لوگ آئے انہوں نے پھر اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا, اور پھر اس کو دوسرا کوئی آیا تو اس نے اپنا بنا لیا. پھر فال آف داؤد جب ہوا تو 1978 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ببرک کارمل آئے. ادھر سے یاد ہے نا کہ آپ کو سوویت یونین کا جو انویژن تھا وہ ہوا. تو ببرک کارمل نے بھی اپنا نیا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کرایا, اور اس میں جو بیسک پرنسپلز تھے وہ اس کے مطابق افغانستان کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان بنا دیا گیا. اور یہ جو تھا یہ ریٹیفائڈ ہوا 1980 میں, اور اس کے 68 آرٹیکلز تھے. اور پھر ببرک کارمل کے بعد جب یہ سوویت یونین کا سلسلہ چل رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, اس میں پھر ڈاکٹر نجیب اللہ 7 سال کے بعد وہ آتے, اور انہوں نے پھر آپ کے آگے ایک اور کانسٹیٹیوشن جو تھا اس میں 13 چیپٹرز تھے اور 139 آرٹیکلز تھے, وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, جو کہ ریٹیفائی ہوا 1987 کے اندر. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا پھر 3 سال کے بعد اس میں دوبارہ امینڈمنٹس بھی ہوئیں. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سوویت یونین چلا گیا پھر لڑائی شروع ہو گئی, پھر وہ ادھر سے مجاہدین, اور پھر اس کے بعد طالبان. اس دوران کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. پھر جب طالبان کا فال ہوا, آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کے بعد, تو پھر جب یہ حامد کارزئی وغیرہ آئے تو پھر نیا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ رکھا گیا, بنایا گیا, اور اس کی ریٹیفیکیشن جو تھی وہ 2004 میں ہوئی. تو جو اس طرح کے جو سارے معاملات ہوئے, اس کی اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نادر خان اور داؤد خان کا جو دور تھا اس میں ایک قسم سی اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو ورسٹ پیریڈ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ تھا. اور پھر ظاہر ہے آپ ہیولز رہیں, افغانستان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہی بڑی چیکرڈ قسم کی ہسٹری رہی, اور یہ جو آرٹیکلز تھے مختلف کانسٹیٹیوشنز کے وہ وائلیٹ ہوتے رہے, اور پھر مختلف طریقوں سے ہر گورنمنٹ نے اپنے اپنے طریقوں سے اس کو نبھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بات بنی نہیں, کیونکہ ہر کانسٹیٹیوشن ہر ایک آدمی نے اپنے طور پہ اس کو استعمال کیا, اور پھر اس کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ان کی سیاسی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف چیزیں کرتے رہے. اب میں آخر میں تھوڑا سا آپ کو جو بیسک ہماری آج کی سٹوری ہے اس کے ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, بلکہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو سٹوری دکھا رہا ہوں یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, منسٹری آف جسٹس ہے افغانستان کی. یہ آپ دیکھیں تو اس میں جو ایکٹنگ منسٹر ہیں, منسٹر آف جسٹس, ان کی آج ملاقات ہوئی ہے. یعنی پاکستان میں گزشتہ جو کل تھا اور یہاں پہ تو بھی آج ہی کا دن ہے, تو آج کے دن ان کی ملاقات ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ چائنیز امبیسڈر کے ساتھ. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایکسیلنسی ایکٹنگ منسٹر آف جسٹس ویلکم دی چائنیز امبیسڈر وینگ یو and the accompanying delegation and thank them that they continue their support to the Islamic Emirate of Afghanistan as a friendly country. اور یہ ویسے بائی دا وے یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی, اور جس میں چائنا کی طرف سے کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں, اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے. In the meeting, His Excellency Acting Minister of Justice stated
that the Islamic Emirate will implement the constitution of the era of former King Muhammad Zahir. मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ. That the Islamic Emirate will implement the constitution of the era of former King Muhammad Zahir for interim period without any content that is in conflict with Islamic Sharia and the principles of the Islamic Emirate. यानी वही कॉन्स्टिट्यूशन हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे सिवाय उन आर्टिकल्स के जो कि शरिया के खिलाफ होंगे या इस्लामिक एमिरेट्स के जो बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ होंगे. तो बेसिकली वो जो आइन था वो बादशाह का आइन था और बादशाह के आइन के अंदर ज़ाहिर है कि बादशाहत की ही बात होगी. तो अब वो जो बादशाहत है वो अब तालिबान जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं. मोर ओवर इंटरनेशनल लॉज एंड इंस्ट्रूमेंट्स which are not in conflict with the principles of Sharia and the Islamic Emirate will be respected as well. तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बैनुल अक़वामी कवानीन हमारी शरिया के मुताबिक और इस्लामिक अमारात के फ़लसफ़े के मुताबिक नहीं होंगे उनके अलावा हम सब इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे और जो नहीं होंगे जो 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 इन कंट्रावेंशन होंगे उनको हम मानेंगे नहीं. तो बेसिकली उन्होंने साफ कह दिया कि जो चीज़ भी हमारे फ़लसफ़े के मुताबिक होगी वो चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है चाहे कुछ भी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको एग्री करेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो हमारे फ़लसफ़े के मुताबिक नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे. साफ. और ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सबक हमारी हुकूमत के लिए भी आना चाहिए पाकिस्तान में भी कि हम हर चीज़ मिनोअन वो तस्लीम कर लेते हैं इंटरनेशनल कवानीन में से. तो इसलिए हमें भी ज़रा देखना चाहिए कि हम भी एक आज़ाद कौम है, आज़ाद मुल्क हैं, तो हमें भी ये देखना चाहिए. He said that the Islamic Emirates wants good relations with all countries and thus the countries of the region and the world are assured that the territory of Afghanistan will not be used against them. ये उन्होंने चाइनीज़ को एक बार फिर अश्योरेंस दी है और साथ ही दूसरे मुल्कों को भी, लेकिन प्राइमरीली चाइनीज़ के साथ चूँकि उनकी मुलाकात हो रही थी तो चाइनीज़ का ये बहुत बड़ा कंसर्न है उनके शिनजियांग के हवाले से. तो वहाँ पे वो समझते हैं कि ये मामला जो है वो क्लियर होने चाहिए और उसमें बेसिकली वो रिटन गारंटीज भी मांग रहे हैं. Furthermore, the acting Minister of Justice added that it is a great pleasure that after the end of the occupation and the last 40 years of war in the country, Afghans across the country are witnesses of the real peace and stability and all staff of the previous administration are entitled to the decree of amnesty of His Excellency Amirul Momineen. Basically वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने राहत फील की है कि 40 साल की जंग के बाद अब थोड़ा सा अमन आ गया है और दूसरी बात यह है कि जो एमनेस्टी है, जो माफ़ी का ऐलान किया गया है अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, वो भी उन्होंने बताया कि उसके ऊपर भी अमल होगा. तो ये चीज़ जो है ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि अफ़गानिस्तान में अब हो सकता है कि आपको वहाँ पे किंग अगर नहीं नज़र आता तो कम से कम किंग शिप नज़र आनी शुरू हो जाए और वहाँ पे आपको बादशाहत के असरात जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएं और हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो बादशाह बन जाए, क्योंकि जो ज़ाहिर शाह का जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और वो ज़ाहिर है कि बादशाह का कॉन्स्टिट्यूशन था तो बादशाहत ही की बात होगी वहाँ पे और बादशाहत ही के मामलात होंगे. तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये बकौल तालिबान के ये इस्लामिक एमिरेट्स के असूलों के मुताबिक बादशाहत कैसे होगी, क्योंकि मलूकियत जो है वो तो इस्लामिक असूलों के मुताबिक कोई इतनी एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है. तो क्योंकि हमने देखा है कि जो इस्लामिक हिस्ट्री में जब खिलाफत से फिर हम मलूकियत की तरफ गए हैं तो फिर उसमें ज़्यादातर ख़राबी ही आई है, उसमें दीन का जो तकाज़ा जात हैं वो उस तरह पूरे नहीं हुए हैं. तो इसमें हम देखते रहेंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए. आप भी उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर इस तरह होता है तो उसमें आपकी फिर क्या राय होंगी और किस तरीके से आप उसको लेंगे. Thank you very much. See you soon, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.